हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 5 अगस्त 2023 के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो लेसन ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। देखिए 78 साल हो चुके हैं हमारे जो परमाणु हथियार का यूज किए हुए, एटम बम का जो हमने यूज किया था 1995 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 के टाइम पे। तो उस यादों को यहाँ पे ना मिटाने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर वो यादें कहीं ना कहीं मिट गए तो आज के टाइम पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन और हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है अभी करीब करीब 8 कंट्रीज जो है आपके न्यूक्लियर स्टेट बन चुकी है, न्यूक्लियर कंट्री जो है बन चुकी है। तो वो क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे वो न्यूक्लियर पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से न्यूक्लियर पावर को घटा सकते हैं। लेकिन उस न्यूक्लियर पावर को घटाना बढ़ाने के वजह से क्या होती है, दूसरे कंट्री पे कहीं ना कहीं डेटरेंस जो है स्थापित होती है। जैसे आप यूक्रेन और रशिया का वॉर ले सकते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन है और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन यूज करने का सबसे ज्यादा टेंशन जो है बना हुआ है। वहीं पे अगला एंगल आ जाता है यूएसए का। यूएसए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की तरफ अगर इस तरह के हमले जो है होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यूएसए भी चुप नहीं रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इसको हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग से नहीं हटाना चाहिए, इसको हमें दिमाग में रख के ही सारी कामों को करना चाहिए। यानी कि न्यूक्लियर वेपन को किस तरह से कम करना चाहिए, किस तरीके से हमें यूज नहीं करना चाहिए आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए, और क्या इम्पैक्ट पड़े हिरोशिमा पे, उसके बारे में यहाँ डिस्कस की गई है। अगला जो आर्टिकल है क्रिएटिव रीथिंकिंग, यानी कि आप जो है ऑनलाइन गेमिंग में किस तरीके से टैक्स लगाओगे, उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत चल रही है कि आप जो है ऑनलाइन गेमिंग वगैरह या हॉर्स रेसिंग वगैरह इन सब में जो बेट में जो पैसा लगाया जाता है वो किस तरीके से जो टैक्स है उनके ऊपर वो लगाया जाएगा, ताकि उनको जो एक लेवल पे है वो लाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे एक टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स किया गया है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम इस पे रीथिंकिंग जो है वो करेंगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल जो है आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, आज के दिन पे। तो हम बात कर लेते हैं पहले आर्टिकल के, द लेसन ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, सबसे पहली जो परमाणु एटम है वो कहीं ना कहीं छोड़ा गया, जो कि 15 के यूरेनियम बॉम्ब था, जो एक्सप्लोड हुआ सीधा कहाँ पे, आपके हिरोशिमा पे। ठीक है, हिरोशिमा पे ये क्या हुआ हुआ जो कि एक परफेक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल के रूप में जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, और आज की टाइम पे वहां पे अगर देखा जाए, अगर जब 1945 में ये हमला हुआ तो उस टाइम पे कुछ मिनट के अंदर अंदर वहां सारी चीजें जलकर क्या हो गई, राख हो गई। कुछ भी ऐसी चीजें जो है वहां पे बची नहीं। सिर्फ बच गया तो वहां पे जो आपकी रेडिएशन रेडिएशन रह गया, और रेडिएशन साथ ही साथ जो आग, फायर, धूल, यही सब चीजें रह गई। यानी कि बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं जैसी फ्रेम में थी वैसी फ्रेम में आ गई, मतलब एक फ्रेम में आ गई, उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। अगर हाथ भी लगाओगे तो वो फ्रेम क्या हो जाएगी, पूरी टूट के गिर जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन जो है उस टाइम पे आ गया था। वही कंडीशन आज के टाइम पे, वही डिटरेंस जो है, डर का माहौल आज के टाइम पे दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल हुआ था, एक डेटरेंस स्थापित हो गया था यूएसए का, कि किस तरीके से यूएसए जो है काफी ज्यादा मोस्ट पावरफुल स्टेट के रूप में आज के टाइम पे उभरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भी इस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सोचिए उस टाइम पे तो 15 केटी का न्यूक्लियर वेपन है, और आज के टाइम पे अगर 170 केटी का अगर आप न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं तो सोचिए कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन, यानी कि पूरे वर्ल्ड को तबाह करने की ताकत जो है आज छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन के रूप में स्थापित है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिटरेंस स्थापित करने के लिए किसी के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है। अगर हम बात करें 78 साल के बाद भी हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसका राइज और फॉल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कहीं पे न्यूक्लियर वेपन कोई राइज करा रहा है तो कहीं पे कोई फॉल करा रहा है। आप देख सकते हैं जब कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे किस तरह से जो न्यूक्लियर वेपन की संख्या को क्या किया गया, कम किया गया, और हमने अलग जो कंट्रीज ने अलग अलग ट्रीटीज को किस तरह से साइन किया था, उस टाइम पे देखने वाली बात होती है।
ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर डेटरेंस की, ये कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्री के अलग अलग माइंडसेट को डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से वो न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं या किस तरीके से नहीं करते। न्यूक्लियर वेपन जो है आज के टाइम पे, ये मानने वाली बात है, सबसे पावरफुल हथियार जो है आज के टाइम पे देखा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी बनते जा रही है, क्योंकि अगर आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो इसका मतलब है आपका डेटरेंस ज्यादा है किस कंट्री के मुकाबले, छोटे कंट्री के मुकाबले में। ठीक है, ये सारी चीजें बताया जा रहा है। और इससे क्या होती है, आप किसी के ऊपर डेटरेंस स्थापित करके अपनी डेवलपमेंट को तो कर लेंगे लेकिन दूसरों की डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। जैसे सपोज कीजिए यूएसए ने डेटरेंस स्थापित करके अपना किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, या फिर अलग अलग कंट्रियों ने किस तरह से डेवलपमेंट किया है, वो देखने वाली आज के टाइम पे बात होगी। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक डिफाइन जो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, बहुत अच्छा डिफाइन किया है न्यूक्लियर वेपन टैबू को। यहाँ पे उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि ये जो है एक सरकमस्टेंस ऐसा बना देता है कि आप इसको जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, आप इसको अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर वेपन डाल के वहां पे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आज के टाइम पे खतरनाक एक बनते हुए नजर आ रहा है। न्यूक्लियर वेपन काउंसिलिंग नॉर्म्स अगेंस्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन बिकॉज देयर वेपन सिंस बियॉन्ड द पेल ऑफ देयर ऑलमोस्ट नो सर्कमस्टेंस विच यू कैन देयर यूज कैन बी जस्टिफाई। उसकी जो यूज है, उसकी यूज के जस्टिफाई इसको हम लोग किसी, जो उसका यूज हुआ है उसको किसी तरह से भी हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं टैबू जो है वो पूरे क्लास के वेपन में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फैलते हुए जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे चाहे वो बड़े लेवल पे। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आपके पास वेपन है तो आप कहीं ना कहीं सक्षम हो दूसरे के सामने खड़े होने के लिए। जब तक आपके पास, अब सपोज कीजिए आपके पास लाठी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास बंदूक लेके खड़ा हो, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे सीधी बात है कि वहां से भागना पड़ेगा। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट बनता है कि आपको भागना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हथियार है तो क्या आप भागोगे? आप नहीं भागोगे, क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल हथियार रखते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उसका प्रदर्शन करोगे, उसको ये नहीं कि आप भागोगे। ठीक है, तो ये चीज बन के रहती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोहिबिशन लगाने की, क्या हम लोग इनको रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेंटेलिटी के ऊपर है। लोग इस पे सिर्फ, इसका कोई भी लीगल बेस नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ आइडिया ऑफ मॉरलिटी, प्रोपोर्शनलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग क्या कर रखे, अभी दबा रखे। अगर बात कीजिए कि भैया आप कल के टाइम पे यूएसए ने क्या किया, हमला किया रसिया के ऊपर, या रसिया ने यूएसए के ऊपर हमला किया, क्या यूएसए छोड़ देगा? क्या वेपन यूज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, इसको सिर्फ मॉरलिटी के वजह से, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी की वजह से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या कर रखे, इनको सिर्फ बना रखे। नहीं तो आज भी ये डेटरेंस क्या है, लोगों के मन में है कि कोई देश कहीं ना कहीं किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टैबू जो है पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है। अगर न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए तो अलग अलग फेस में इनको पहले ही डिफाइन कर दिया गया कि ये अचूक हथियार है, यानी कि एक एब्सोल्यूट वेपन है। जब आप किसी को कह दोगे कि अचूक हथियार है यानी कि एब्सोल्यूट वेपन है, तो इसका मतलब क्या है, आप यहीं पे सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हो गए, कि यहाँ पे आप सबसे जो पावरफुल स्टेट जो है बन के उभर के निकल रहे हो। और इसकी कैपेट, आप इसकी डिस्ट्रक्शन देखिए, डिस्ट्रक्शन भी इतना है कि आप, अगर यूएसए किस तरह से बड़ा बना, उसने जब इस चीज को हिरोशिमा और नागासाकी पे यूज किया तो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का क्या किया, उसने प्रदर्शन किया। अब वही चीज अगर आप देखें, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे 2001 के टाइम पे अटैक हुआ था, तो उसने क्या किया, बहुत सारी अपनी न्यूक्लियर वेपन, अपने वेपन्स को दिखाने का मौका उनको कहाँ मिला, सीरिया जैसे एरिया में। तो वहां पे जब उन्होंने दिखाया तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डेटरेंस, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में उस टाइम पे यूएसए को कहा गया, और जो कि आज तक चल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक अलग मूवमेंट जो है, न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है, एक अलग मूवमेंट वो कंट्री क्या कर लेती है, ले लेती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि उन लोगों से हमें पता करना चाहिए जो एक्चुअली में इससे इफेक्टेड है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी। एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या है, वो उसका दर्द सिर्फ वही लोग बता सकते हैं। उस टाइम पे उन्होंने किस तरह की जो सिचुएशन है, उस तरह के जो इफेक्ट है वो देखे हैं, उस चीज को वो किसी तरह से बयान कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो उस टाइम पे सिर्फ, अगर बात की जाए क्या बच गया है, रेडिएशन। आज भी उसके जनरेशन जो है कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, जो हम लोग उस टाइम के जापान पे जो अटैक किया गया था अगस्त 1945 में, उस टाइम के जो अटैक है उसका सिर्फ हमें रेडिएशन,
उसके जनरेशंस और उनसे होने वाले परिणामों के बारे में जो कुछ बचे हुए लोग हैं उन्हीं से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी हालात उस टाइम पे किस तरह से थी। आपके आंखों के सामने अगर कोई चल रहा है तो सोचिए एक माहौल किस तरह से बन रहा होगा। तो वो लोगों ने तो पूरी डिस्ट्रक्शन देखी, उस माहौल को देखा है, उनके आंखों के सामने वो सारी चीजें होती देखी है, तो सोचिए उनके लिए क्या चीजें होगी। अब अगर बात की जाए अलग अलग नोशंस क्या बने हुए, टेस्टिंग्स के अलग अलग नोशंस। अब यहाँ पे बात हो रही है रसिया यूक्रेन की वॉर की। रसिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं आपके रसिया, ठीक है, रसिया के व्लादिमीर पुतिन। तो वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा से ये उनके मन में रहता है कि न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी जो है वो देते रहते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर थ्रेट जो है, न्यूक्लियर जो है अटैक कर भी सकते हैं। अगर वहीं बात कीजिए जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को, उस टाइम पे रसिया जो है एक न्यूक्लियर पावर के रूप में भी जाना जाता था। अब लेकिन उसने लड़ाई स्टार्ट तो कर दिया, क्या इसका कोई फॉर्मुलेशन निकल के आ रहा है? कोई फॉर्मुलेशन जो है, कोई जो है अंत जो है नजर नहीं आ रहा है। वो लड़ाई अभी तक भी चल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा अगर फोर्स कर रहे हैं तो यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन को मदद कौन कर रहा है? यूएसए और आपके वेस्ट। जब इतनी ज्यादा वेस्ट मदद आ रही है और जब आपके पास एक लिमिटेड हथियार हो, यहाँ पे है आपका यूक्रेन, यहाँ पे है रसिया। अब मान लीजिए रसिया सिर्फ अकेला है, उसके पास कोई हेल्प नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से अलग अलग तरह के इन्फोर्समेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रसिया एक टाइम पे क्या हो जाएगा, उस चीज से थक भी जाएगा, हार भी जाएगा, और साथ ही वो कहेगा चलो भैया अब हमारे पास जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं है, हम सीधा न्यूक्लियर वेपन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है वो कभी कभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें 30 साल पहले एक बात हुई थी जिसमें यूनाइटेड स्टेट के जो लीडर थे रोनाल्ड रेगन और मिखाइल गोर्बाचेव जो कि सोवियत यूनियन के थे, उन्होंने भी डिक्लेयर किए थे कि न्यूक्लियर वॉर से किसी को जीता नहीं जा सकता और ना ये किसी को जस्टिफाई करा जा सकता है, ना कभी ये से लड़ा जा सकता। इसको फिर से रीअफर्म कब किया, 2021 में। लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यूक्लियर जो अटैक है होने की संभावना भी, एक डेटेंस जो है वो भी स्थापित हो रही है, एक डेटेंस जो है वो आज भी बनी हुई है। इसकी क्रेडिबिलिटी हम तब देख सकते हैं जब सितंबर अक्टूबर में 2022 में ये कहा गया, जब when nuclear taboo is tested almost to breaking point। न्यूक्लियर टैबू का तभी हम इस्तेमाल करेंगे जब सारी पॉइंट्स हमारे पास ब्रेकिंग आउट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें, एक सिचुएशन जो है अलग सी सिचुएशन बन के आ रही है, एक डेंजरस सिचुएशन जो है बन के आ रही है। अब ये जो डेंजरस सिचुएशन है वो मल्टीपल काउंट्स के रूप में निकल के आ रही है। अगर हम बात करें रसिया की लीडरशिप की, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से अपनी बिहेव को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जो लूज टॉक है कहीं ना कहीं ये दिखाता है शॉर्ट न्यूक्लियर वेपन माइट बी एक्सेप्टेबल, सेंड मैसेज। ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि हम भी न्यूक्लियर वेपन का यूज जो है कर सकते हैं, बस अपनी पोटेंशियल की वजह से, अपनी मॉरलिटी की वजह से इस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आप ये नहीं कि न्यूक्लियर वेपन है तो आप डेटरेंस स्थापित करो। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ग्लोबल को एक साथ आना पड़ेगा, यानी कि हर एक लीडर को एक साथ आना पड़ेगा इस लड़ाई को रोकने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में अगर डेटरेंस खत्म करना है तो यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज है। जैसे अगर सपोज कीजिए आपके एक मोहल्ले में एक लड़ाई वगैरह हो जाता है, या आपकी जो सोसाइटी में लड़ाई हो जाता है, तो जब तक सारे लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, सब लोग इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई क्या होगी, रुकेगी भी नहीं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे माहौल बन रहा है, जब वर्ल्ड पूरी कोशिश नहीं करेगा तब तक यहाँ क्या हो सकता है, चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया गया है, जो इंसुलेटिंग मेमोरी जो है रखी गई है, दिमाग में रखी गई है कि 70,000 उस टाइम पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं इमीडिएटली मर गए थे, और बहुत सारे लोग जो है अपने घर से बेघर हो गए थे, और बहुत सारे जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आज भी हम लोग उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, और उसका परिणाम सबसे ज्यादा था बम, जो कि आज हम छोटे और टैक्टिक वेपन के द्वारा भी आज हम देख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ परमाणु एटम बम ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो आज के टाइम पे छोटे मोटे बॉम्ब्स भी है, जो स्मॉल वेपन्स वगैरह भी है, वो भी सबसे ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज के बारे में भी यहाँ ऑथर कह रहा है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रूम की होप की बात की जा रही है, वहाँ नाटो की बात की जा रही है, और अदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की बात की जाती है, जिससे मिस्टर पुतिन जो है सैबरी रेटलिंग एंड सब्सिक्वेंट स्पेकुलेशन, यूएसए इज फॉरफ्रंट ऑन दिस। अगर बात की जाए सबसे फॉरफ्रंट में रखा जाए तो यूएसए, यहाँ पे यूएसए अगर चाहे तो इस लड़ाई को रोक सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या यूएस चाह रहा है? यूएस नहीं चाह रहा है। यहाँ पे बेनिफिट कहीं ना कहीं यूएस को हो रहा है, क्योंकि उसकी एमुनेशंस
और आर्म्स जो है कहीं ना कहीं खरीदे जा रहे हैं, उसकी ट्रेड जो है इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ जो गैस है, शेल गैस है, उसकी भी इंक्रीमेंट डिमांड जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और दूसरी चीज, जो रसिया पे सैंक्शन लगने की वजह से लोग जो है ज्यादातर किसकी तरफ भाग रहे हैं, यूएस की तरफ भाग रहे हैं। तो यूएस से क्या चाहेगा, इस लड़ाई को होने दे, लेकिन वो इसके कंसिक्वेंसी को नहीं समझ पा रहा है, जिससे कि वो कभी ना कभी एक टाइम पे इस चीज को फेस करेगा कि भैया किस तरीके से बड़ी गलती उन्होंने की है। तो इसको कहीं ना कहीं जो नाटो जैसी कंट्रीज है उनको समझना भी चाहिए, और इनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी करना चाहिए। यूएस को जो है, यूएस ऑल्सो डिड नॉट चेंज इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, दे आर नॉट फ्यूलिंग द न्यूक्लियर स्पेकुलेशन बिल्डिंग ऑफ यूरोप। ये वो अपनी न्यूक्लियर की पॉलिसी भी, प्रिपेयर्डनेस को भी चेंज नहीं करना चाहते, और ना ही न्यूक्लियर स्पेकुलेशन की किसी तरह की जो चीजें हैं वो यूरोप में बढ़ने देना चाहते हैं। मतलब यूरोप में भी बहुत दो कंट्री के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन, लेकिन दो तीन कंट्री के पास, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं इसको स्पेकुलेशन ना हो, ज्यादा बढ़े ना। अगर वहीं हम लोग यहाँ पे एक एंगल और आता है कि भैया चाइना कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियर वेपन का अपोज करता हुआ दिखता है, ज्वाइंटली अपोज टू द यूज ऑफ एंड थ्रेट टू यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन एक तरह से ये भी वो नहीं चाहता, क्योंकि देखिए नुकसान सभी का है, अगर चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, हर किसी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ है, एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। कौन किस टाइम पे किस तरह का वेपन यूज करेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर जब यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली नुकसान कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को होगी, क्योंकि आप नुकसान एक देश को नहीं कर रहे हो, आप जो नुकसान कर रहे हो हर एक आस्पेक्ट पे कर रहे हो, हर एक फील्ड पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग सबको मिलके आके क्या करना चाहिए, इस वॉर को रोकना चाहिए। चलिए, आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव रीथिंक क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, रिटेक किया है ऑन गेमिंग बेट्स डू नॉट प्रोवाइड इनफ सर्टेनिटी। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया है, अगर हम एक महीने के भीतर की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने एक अपेयर किया है और सील कॉम्पैक्ट किया है कि जो इश्यूज वगैरह है किन चीजों पे, जो अप्रोप्रिएट टैक्स लगाने पे, जो कैसीनो हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग में जो बूमिंग आती है, उस चीजों में कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को बात किया है कि वो रीथिंक करेंगे। जो उन्होंने 28% की जीएसटी जो है वो फेस वैल्यू पे लगाने की बात की थी। ठीक है, यानी कि 28% जो जीएसटी लगाया गया था, तो उस पे कहीं ना कहीं सोचने की बात यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, जो अगर फेस वैल्यू पे किसी चीज को लगाया जाएगा, और यहाँ लगाने का मतलब है, अभी मैं आगे समझाऊंगा इसका मतलब पूरी तरह से क्या है। यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान जो आपको है, जो यहाँ पे गेमिंग प्लेयर को, और जो अलग अलग कंपनीज है जो बिलियन डॉलर इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और जिन्होंने 1000 जॉब्स को अपने स्टेक्स को लगा रखे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान जो है बन रहा है। इसको लगाने की जिम्मेदारी किसके पास है, जो आउटरेसी इंडस्ट्री एंड नज इलेक्ट्रॉनिक एंड जो ऑनलाइन गेमिंग की है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर की जो है यहाँ पे ई गेम पॉलिसी जो है वो लागू कर सकती है। अगर बात की जाए सिक्किम और छोटे जो गोवा वगैरह, ये कहीं ना कहीं अपील कर रहे थे सेंटर से कि वो कैसीनो टैक्स को क्या किया जाए, लगाया जाए सेम मैनर में, डिड नॉट फाइंड फेवर विद सेंटर एंड मोस्ट स्टेट। उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स और सेंटर जो है खुश नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे जब लगा दिया गया तो कहीं ना कहीं इन छोटे स्टेटों के लिए कुछ देर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इन्होंने ये बात की कि हम जो है इसको फिर से रिव्यू करेंगे और इस पे अगर कोई चांसेस बनेगा तो हम इसको कट डाउन करेंगे या इंक्रीज कट डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। अब यहाँ पे अगर आप लगा रहे जीएसटी तो कैसे लगाओगे इसके बारे में बताइए। जैसे सपोज कीजिए आपने 1000 रुपए का बेट लगाया, ठीक है, 1000 रुपए का बेट लगाया और उसमें मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 1000 रुपए ही क्या किए, जीत गए 1000 रुपए, सपोज कीजिए 1500 रुपए जीते, ठीक है, यानी कि 500 रुपए का सीधा मुनाफा हुआ। तो आपकी जो बेट लगेगी दोबारा से, अगर आप किसी में भी इसके आधे पैसे भी लगाते हो, मतलब 750 रुपए लगाते हो, ठीक है, 1500 का 750 रुपए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 750 पे आपको वो नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको फेस वैल्यू पे देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नुकसान किसका है, क्योंकि यहाँ 750 रुपए पे टैक्स देना था, अगर मान लीजिए 30% भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 210 रुपए के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था, 250 रुपए के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो, 1000 रुपए के हिसाब से आपको अगर टैक्स लेना है, तो यानी कि आपको टैक्स की अमाउंट क्या हो रही है, अब बढ़ के आ रही है, आपकी कितनी बढ़ के आ रही है कि 300 रुपए आपको टैक्स देना था, जहां आपको नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सपोज कीजिए कहीं पे टैक्स लगाते हो 1000 रुपए का,
सॉरी, आप कहीं पे ऑनलाइन गेमिंग पे 1000 रुपये जो है बैट लगाते हो और वहां से आप लोग क्या करते हो 1500 रुपीज जीत जाते हो। ठीक है, अब इस 1500 में से सपोज कीजिए 800 रुपीज आपने फिर से बैट के लिए लगा दिया और 700 रुपीज जो है अपने पास रख लिया। तो अब जो है ये 800 पे टैक्स लगनी चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है 1000 लगाए तो 30% इस पे लगा, यानी कि आपको टैक्स के साथ कितना चुकाना पड़ा, आपको चुकाना पड़ा यहाँ पे 300 रुपीज, यानी कि 1300 रुपये जो है आपको देना पड़ा। ठीक है, सपोज कीजिए 1300 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ा, लेकिन यहाँ पे 1300 रुपये देने के बाद आपको कितना मुनाफा हुआ 1500 का, यानी कि 200 रुपये का आपको क्या हो गया मुनाफा हो गया। अब आपने क्या किया 800 रुपये का उसमें फिर से लगा दिया और 700 रुपीज अपने पास रख लिया। अब क्या करेंगे, टैक्स लगना चाहिए इस पे, यानी कि 30% का इस पे टैक्स लगना चाहिए, यानी कि 240 का टैक्स लग के इसको कितना होना चाहिए, आपका टोटल होना चाहिए 1040 रुपीज जो है आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, टैक्स इसमें 30% जो है इस पे ना लग के आपके 30% किस पे लगेगा, इस 1000 पे जो आपने स्टार्टिंग पे लगाए थे। यानी कहने का मतलब अभी भी आपको कितना देना पड़ेगा 300 रुपीज, यानी कि 1100 रुपीज का जो है आप जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस चीज को बात की जा रही है कि इससे नुकसान किसको है, जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पड़ रहा है और इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक विचार जो है किया जाएगा, री थिंकिंग किया जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें, it is not only case that जीएसटी काउंसिल शुड ओनली यूनिनियस डिसीजन। ये कोई ऐसी केस नहीं है कि आप जीएसटी जो काउंसिल है वो एक ही बार में डिसीजन ले रही है, मतलब एक ही बार में सभी का मत ले रही है। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पॉइंटेड किया है कि जो टैक्सेशन है जो लॉटरी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी वोट से ही लिया गया है। अगर आप टैक्सेशन किसी के ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि मेजोरिटी वोट आपके पास होनी चाहिए, और काउंसिल ने इसको प्रॉमिस किया है कि आप इस चीज को रिव्यू करेंगे हर एक 6 मंथ में जो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और साथ ही अटेम्प्ट करेंगे जो इस तरह की, कहीं ना कहीं ये जो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं जो छोटे स्टेट्स जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, इनके लिए काफी अटेंडमेंट जो है वो अच्छा किया है, लेकिन जो बड़े स्टेट है उनको कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा सा किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाहता है कि जो जीएसटी आपने लगाया हुआ है, यूजर एंड इंडस्ट्री जो है अब वेट कर रहे हैं कि फाइन प्रिंट किस तरह से लेजिस्लेटिव जो जीएसटी लॉ में चेंज करती है, इसके रूल में किस तरह से चेंज करती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पे बात कर दी कि हम कुछ जो है रीथिंकिंग करेंगे, यानी कि सोचेंगे। अगर आप कुछ इसके बारे में नहीं सोचे तो कहीं ना कहीं जीएसटी के लिए इसके लिए नुकसान पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपनली किसी को बोल दो, आप इसको क्या करो अपने पास रखे रहो। अगर हाँ जब आपको लगता है कि इस चीज पे हमें घटाना चाहिए, कम करना चाहिए, तो आप वहां पे कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे नुकसान क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आपके जो बड़े इंडस्ट्री वगैरह होती है उनको होती है, क्योंकि आप जब इनको बिना बताए कोई चीज करते हो या आप इसको कोई चीज बता देते हो और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन, कोई किसी तरह की जो है सॉल्यूशन नहीं निकलती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को होता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।